Hello everyone, dear students. As we know that ऑप्टिक्स जिसको हमने डिफाइन किया था एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग लाइट और लाइट से रिलेटेड फेनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। हमने जब ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था बच्चे, तो वहीं पर बताया था कि ऑप्टिक्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, दो ग्रुप्स में पढ़ते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स और एक को कहते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में हमने अभी तक जो फिनिश किया वो सारी चीज़ें पढ़ी और आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेव ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो जो रे ऑप्टिक्स होता है वो बेसिकली इस बात पर मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ मोशन, जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। मतलब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इस बात पर पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स डिपेंडेंट है। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स जो है, वेव ऑप्टिक्स अलग कहानी बताता है। बेसिकली ऑप्टिक्स यानी कि लाइट। ठीक है, ऑप्टिक्स का हीरो कौन है? लाइट है। ओके, तो लाइट के बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था स्टार्टिंग से। ठीक है, लाइट के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था स्टार्टिंग से। कोई लाइट को वेव कहता था, कोई लाइट को पार्टिकल बोलता था, कभी किसी को कुछ पता ही नहीं था, कोई बोलता था इसके पास दोनों नेचर है। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग थ्योरी थे। ठीक है, तो लाइट के बारे में जो सबसे पहले थ्योरी किसी ने दिया वो थे बेटे न्यूटन साहब। ठीक है, न्यूटन ने सबसे पहला थ्योरी लाइट के बारे में दिया था। उसके बारे में, लाइट के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी लोगों के पास थी नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखते हैं। सी चैप्टर नेम इज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। तो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स में अपन वेव नेचर के बारे में पढ़ाई करेंगे लाइट का, है ना, और उसका जो पार्टिकल, चलो पहले समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सी, जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले न्यूटन ने एक थ्योरी पेश की लाइट के बारे में। उससे पहले लाइट के बारे में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकली कुछ पता था नहीं। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या कहा, उन्होंने जो भी चीज़ें बोली उसको अगर हम समरी के फॉर्म में लिखें, समराइज करें, तो ये सारी बातें निकल के आती हैं। और उनकी जो थ्योरी है ना वो फेमस हुई इस नाम से, कहलाती है बेटा न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट इस नाम से फेमस हुई। ठीक है, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, क्या कहता है इस थ्योरी में, इन्होंने क्या कहा वो समझते हैं। ठीक है, उनका कहना था जो भी सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि मान लो ये आपको ट्यूब लाइट दिख रहा है। ठीक है, हमारे पीछे एक ट्यूब लाइट दिख रहा है, तो वो क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। वहां से लाइट क्या हो रही है? ऑरिजिनेट हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो उनका कहना था कि जो भी सोर्स ऑफ लाइट होता है उनसे कुछ ऐसे स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, बहुत छोटे स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो पार्टिकल जब आकर के हमारे आंखों की रेटिना पर पड़ती है तब हमें किसी चीज को देखने का एहसास होता है, मतलब सेंसेशन ऑफ साइट होता है, सेंसेशन ऑफ विजन होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और उन्होंने उन छोटे पार्टिकल्स को नाम दिया कॉर्प्यूसेल्स। ओके, क्या नाम दिया? कॉर्प्यूसेल्स। इसलिए उनकी थ्योरी फेमस हुई इस नाम से, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के नाम से। ओके, किस नाम से फेमस हुई? न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो चलो इनकी जो जो भी बातें थी ना उसको हम लोग समराइज करते हैं। तो इनका जो पहला पॉइंट था वो ये था कि ऑल द लाइट सोर्सेस, सॉरी इसको हम इस तरीके से लिखें, लाइट travels light
travels in the form of very small tiny particles which is known as Newton's corpuscular which is known as corpuscles. ठीक है, light travels in the form of very small tiny particles which is known as corpuscles. Okay, therefore this theory is popularly known as Newton's corpuscular theory of light. ठीक है, आगे बात समझ में. लाइट जो है वो वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स के रूप में ट्रेवल करता है और इन स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स का नाम उन्होंने कॉर्प्यूसेल्स दिया और इसलिए इस थ्योरी को हमने किस नाम से जाना? न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से जाना. ठीक है, अब इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है बेटे? पहली बात, ठीक है, जितने भी लाइट सोर्सेस होती हैं, ऑल द light sources emit, ठीक है, all the light sources emit these small tiny particles known as corpuscles. ठीक है, सेकेंड बात, जब ये स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स यानी कॉर्प्यूसेल्स हमारे रेटिना पर स्ट्राइक करती है तो हमें दिखाई देता है कोई भी चीज. ठीक है, व्हेन दीज कॉर्प्यूसेल्स स्ट्राइक्स आवर रेटिना देन वी हैव सेंसेशन ऑफ साइट. ठीक है, ओके. इनसे जब पूछा गया कि बताओ हमें चीजें दिखाई कैसी देती, तो उन्होंने बोला कि वो जो लाइट के सोर्स होते हैं वहां से छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका नाम कॉर्पोसेल्स रखा गया है ना, वो पार्टिकल्स जब हमारे रेटिना पर टकराती है तब हमें देखने का एहसास होता है, यानी सेंसेशन ऑफ साइट होता है. ठीक है, तो व्हेन दिस कॉर्पोसेल्स स्ट्राइक्स आवर रेटिना देन वी हैव सेंसेशन ऑफ साइट. अगली बात उन्होंने जो बोला, उनसे पूछा गया कि आप ये बताओ कि जो अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं वो किस वजह से होता है. तो उन्होंने बोला कि वो जो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स है जिसको आप कॉर्पसेल्स बोल रहे हो, उसकी साइज डिफरेंट होती है और अलग अलग साइज की वजह से उसका कलर अलग अलग होता है. ठीक है, ये उनका कहना था. तो तीसरी बात उन्होंने बोला कि ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्प्यूसेल्स different color of light is observed. उनके हिसाब से जो रेड कलर होते हैं उसके कॉर्प्यूसेल्स की साइज बड़ी होती है. रेड हैज larger size of corpuscles than blue. ठीक है, ब्लू से किसका बड़ा होता है? ब्लू का छोटा होता है और रेड का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए उसकी वेवलेंथ मतलब उसकी कलर अलग अलग होती है. तो बेसिकली इन्होंने कलर के अलग अलग होने का क्या रीजन दिया बच्चों?
कि उनकी जो साइज होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात उन्होंने बोला बेटा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट वो डेंसर मीडियम में अधिक होता है और रेयरर मीडियम में कम होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ये सब मैं किसके हिसाब से बोल रहा हूं बेटा, न्यूटन साहब के हिसाब से, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज greater than speed of light in rarer medium, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट था उनका। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है, ये सब एक प्रकार के फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू presence of attractive or repulsive force on these Scorpio cells, ठीक है। ऐसी चीजें उन्होंने बोला। तो बेटे आप इसमें देखोगे कि सर आपने जो कई सारी बातें लिखाई है वो सरासर गलत है ना, वैसा होता नहीं है। फैक्ट यही है कि जो न्यूटन साहब ने थ्योरी दिया उसमें कई सारी गड़बड़ी थे, कई सारे ड्रॉबैक्स थे। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थे वो जो कि हमें पूरा क्लियरली दिख रहा है। तो एक तो हो गया बेटा कि इन्होंने बोला स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में अधिक होता है और रेयर मीडियम में कम होता है। बट रियलिटी क्या है बेटा, रियलिटी ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है रेयर मीडियम में अधिक होता है और डेंसर मीडियम में कम होता है, एक बात। दूसरा इन्होंने बोला कि एक प्रकार का फोर्स लगता है रिफ्लेक्शन के वक्त, रिफ्रैक्शन के वक्त एक प्रकार का फोर्स लगता है इन पार्टिकल्स के ऊपर, बट ऐसा भी कुछ नहीं होता है, यहाँ पर भी फेल हो गया। प्लस उन्होंने क्या बोला कि जो भी लाइट के सोर्स है वहां से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स निकलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो बेटे अगर जैसे कि ट्यूब लाइट है वहां से अगर थोड़े थोड़े करके पार्टिकल्स लगातार निकलते रहे तो क्या होगा, एक समय उस सोर्स को क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। उस मरकरी को क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। या उसकी साइज कंटिन्यूअसली क्या होती जानी चाहिए, डिक्रीज होती जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो लूज कर रहा है भाई, है ना, पार्टिकल्स वो लूज कर रहे हैं। बट ऐसा होता नहीं है। आप देखते हो कि आप जैसा यूज कर रहे हो 10 साल के बाद भी देखोगे तो ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही दिखता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। आ रही मेरी बात समझ में। तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे इनके थ्योरी में जिसके वजह से इनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, तो आप बोलोगे कि इन्होंने कहा कि भाई डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, रेयर मीडियम में कम होती है, जो कि एक फेल थ्योरी है, रियलिटी कुछ और है। दूसरी बात बोलोगे कि उन्होंने कहा कि एक प्रकार का फोर्स होता है, रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बट जब एक्सपेरिमेंटली इस फोर्स को देखने की कोशिश किया गया तो ऐसा कोई भी प्रकार का फोर्स नहीं मिला। तीसरी बात कि उनके हिसाब से जो सोर्स होता है वो कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स एमिट करते रहता है, तो एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि वो क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए उस ऑब्जेक्ट को, बट ऐसा होता नहीं। तो प्लस एक और पॉइंट है, इसके बेसिस पर, मतलब इन्होंने जो थ्योरी दी उसके बेसिस पर उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और शैडो फॉर्मेशन ये बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। बट बहुत सारे और अदर फिनोमेना थे जो वो अपनी थ्योरी के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या वो थे फिनोमेना, जैसे कि हो गया डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब ऐसे कई सारे फिनोमेना थे जो वो नहीं डिफाइन कर पाए या नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो उस पॉइंट को भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। phenomena of light such as reflection of light, refraction of light
refraction of light and shadow formation ठीक है, phenomena of light such as reflection of light and shadow formation are well explained by this theory but it could not explain phenomena like, ठीक है, it could not explain phenomena like diffraction of light, interference, polarization etc. ठीक है, तो इस बेसिस पर भी उनकी थ्योरी फेल हो गई। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि उनके थ्योरी में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे और इन ड्रॉबैक्स की वजह से इनकी थ्योरी ज़्यादा चली नहीं। लेकिन हालांकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, न्यूटन अपने ज़माने के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो काफ़ी सालों तक इनकी बातें मानी गई। लेकिन बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आए जिनका नाम हाइजीन था, उन्होंने एक अलग प्रकार की थ्योरी प्रपोज की। ओके, चलो देखते हैं उन्होंने क्या थ्योरी दिया, उनका क्या कहना था। और उनकी थ्योरी जो है, तो सबसे बड़ी बात है कि न्यूटन ने अपने थ्योरी में जो लाइट है उसका नेचर क्या माना बेटा, पार्टिकल नेचर माना है ना। न्यूटन ने अपनी थ्योरी में पार्टिकल नेचर माना, ठीक है, ओके। और जो ये दूसरे साहब आए, कौन, हाइजीन, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या माना, लाइट को वेव माना, वेव नेचर मान करके इन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की। उन्होंने पार्टिकल माना था, इन्होंने वेव माना, ठीक है। तो चलो इनकी जो थ्योरी कहलाती है वो कहलाती है हाइजीन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइजीन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, हाइजीन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। चलो देखते हैं इन्होंने क्या कहा। पहली चीज इन्होंने बोला कि लाइट जो है वो वेव के रूप में ट्रेवल करता है, ना कि पार्टिकल के रूप में, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। अच्छा, मुश्किल ये था उनके जमाने में मुश्किल ये था कि वेव की जो जानकारी थी वो बहुत लिमिटेड थी। आपने क्लास 11th में वेव चैप्टर पढ़ा है ना, एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है वेव करके। तो वहां हमने क्या सीखा है बेटा कि वेव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है और नॉन मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो उनके जमाने में प्रॉब्लम ये था कि नॉन मैकेनिकल वेव जो है उसकी जानकारी ही नहीं थी लोगों को। उस समय तक नॉन मैकेनिकल वेव नाम का चीज भी होता है ये लोगों को पता नहीं था। ओनली क्या पता था, मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव के साथ क्या समस्या है भाई कि उसके लिए आपको मीडियम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि आपको पता है बेटा लाइट कहाँ से आती है, बेसिकली जो मेजर सोर्स ऑफ लाइट है हमारे अर्थ पर वो कहाँ से है, कौन सा है, तो हमारा जो सन है वो मेजर है। तो सन से जब लाइट आती है बेटे, तो सन के आसपास क्या है, वैक्यूम है, बहुत दूर तक उसको वैक्यूम मिलता है। फिर फाइनली जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब उसको मीडियम मिलता है, अदरवाइज उसको मीडियम नहीं मिलता। तो भाई अगर हम लाइट को मैकेनिकल वेव माने तो फिर मीडियम होना जरूरी है, और मीडियम है नहीं उधर, वैक्यूम में मीडियम नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, और ना तो वहां जाकर के कोई देख सकता है, तो हाइजीन ने क्या बोला कि एक प्रकार का मीडियम है, चलो ऐसा मान लेते हैं, उन्होंने बोला, ठीक है। उन्होंने बोला कि मान लो, कल्पना कर लो कि एक ऐसा प्रकार का मीडियम है, ठीक है, जिसका डेंसिटी बहुत कम है और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लो डेंसिटी और हाई इलास्टिसिटी वाला एक ऐसा हाइपोथेटिकल मीडियम, यानी इमेजिन कर लिया एक मीडियम को, और उन्होंने उस मीडियम का नाम दिया ईथर, ठीक है। तो उनका कहना था भाई कि लाइट जो है वो वेव के रूप में ट्रेवल करता है थ्रू
अ हाइपोथेटिकल मीडियम नोन एज ईथर, ठीक है, थ्रू अ हाइपोथेटिकल मीडियम नोन एज एथर, ठीक है। चलो, तो पहली पॉइंट, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव थ्रू अ हाइपोथेटिकल मीडियम। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है बेटा, काल्पनिक यानी इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल मीडियम नोन एज ईथर, नोन एज ईथर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उनसे पूछा गया कि बताओ हमें दिखता कैसे है, कोई चीज दिखता कैसे है, तो उन्होंने बोला कि जब ये लाइट वेव्स हमारे आईज के रेटिना पर पड़ती है तो हमें देखने का एहसास होता है, यानी सेंसेशन ऑफ साइट होता है। तो सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला, व्हेन दिस वेव्स स्ट्राइक्स आवर रेटिना देन we have sensation of sight, we have sensation of sight, ओके, ये दो पॉइंट हो गए बेटा। तीसरा पॉइंट उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई अच्छा ये बताओ कि हमें कोई चीज दिखाई अलग अलग कलर क्यों दिखाई देते हैं, व्हाट कलर जो है वो किस वजह से होता है। तो उन्होंने बोला कि वेव, जैसा कि आपको पता है बेटा, वेव है तो वेव के साथ क्या होगा, वेवलेंथ होगा, है ना, वेव है तो उसके साथ क्या होगा, वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है। तो उन्होंने बोला कि वेव की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स लाइट का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलो थर्ड पॉइंट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट अपीयर्स ड्यू टू, ठीक है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट अपीयर्स ड्यू टू वेवलेंथ ऑफ वेव इज डिफरेंट, वेव इज डिफरेंट, क्योंकि उनका वेवलेंथ अलग अलग है इसलिए कलर भी उनके क्या दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो ये तीन बातें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, प्लस इनकी जो ये थी सिंपल थी कि हाँ भाई जो रेयर मीडियम है वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, और स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयर मीडियम देन, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयर मीडियम देन डेंसर मीडियम, ठीक है। तो इनकी देखो सारी बातें ऑलमोस्ट क्या हो रही है ना, सारी बातें ऑलमोस्ट क्या हो रही है, हमारे को पचने लायक है, मतलब डाइजेस्ट हो जाती है, हाँ भाई इन्होंने जो बोला है ना लगभग सारी बातें क्या है, सच है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयर मीडियम देन डेंसर मीडियम। अब और प्लस बात क्या हुआ बेटा कि इनकी थ्योरी जो है ना पूरी तरीके से कैपेबल था रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने में, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने में, शैडो फॉर्मेशन प्लस इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इन सब चीज़ों को भी ये एक्सप्लेन कर पा रहे थे। अच्छा एक और चीज़, इनका इनके ज़माने तक, ठीक है, इनके ज़माने तक ये माना जाता था, इन्होंने जो लाइट वेव को माना था वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का माना था, याद है ना। वेव क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स में क्या होता है बेटा, वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, वेव प्रोपगेशन के अलोंग वाइब्रेशन होता है। तो उन्होंने क्या माना था, स्टार्टिंग में लॉन्गिट्यूडिनल माना था, बट बाद में उन्होंने करेक्शन करके उसको ट्रांसवर्स कर दिया था। तो जब तक उन्होंने लॉन्गिट्यूडिनल माना था तब तक पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका था, बट बाद में जब उन्होंने इसको ट्रांसवर्स माना तो फिर पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन हो गया। तो ज़्यादातर जो ऑप्टिकल फिनोमेना थे वो इस थ्योरी के बेसिस पर
अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, बट यहाँ पर भी कुछ दिक्कतें आई, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ दिक्कतें आई। कुछ ऐसे फेनोमेना थे जो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे कि पोलराइजेशन, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, दिस theory could not explain photoelectric effect and Compton effect। तो ये जो ऐसे टर्म्स दिख रहे हैं आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारी चीजें जो अभी तक आप पढ़े नहीं हो, है ना, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ बेटा, वो हम इस चैप्टर में आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं। तो आप घबराना नहीं कि ये कौन से टर्म्स हैं, आप सर इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटे। तो ये सारे टर्म्स अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, ये एक एक फेनोमेना को आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक की बातें हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक हमें ड्रॉबैक दिख गया, ये सारी बातें तो हमें सही समझ में आ रही है। हाँ भाई, वेवलेंथ अलग अलग होता है ना, इसलिए कलर अलग होता है, स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ज़्यादा होता है, ये भी पच जा रहा है, मतलब डाइजेस्ट हो जा रहा है ये बात। लेकिन इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन हो पाया, कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाया, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। प्लस फिर लोगों ने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने बहुत कोशिश की वो जो आपने ईथर मीडियम बोला था उसको ढूंढने की, उसके प्रेजेंस को प्रूफ करने के लिए बहुत कोशिश किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बट ऐसी कोई भी मीडियम हमें मिली नहीं, ठीक है। ईथर नाम का कोई मीडियम नहीं मिला, या उसके मिलता जुलता किसी मीडियम की कोई खोज नहीं हो पाई। तो लोगों ने माना कि ये जो बातें हमने मानी थी वो क्या हो गया भाई, गलत हो गया। तो इन दो बातों पर उनकी भी थ्योरी फेल हो गई। क्या बेटा, हाइजेंस वेव थ्योरी। कौन कौन सी बातें, ये एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट जैसे ऑप्टिकल फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और दूसरी की इस हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर का कोई प्रेजेंस प्रूफ नहीं हो पाया, ठीक है। तो इन दो बातों पर इनकी थ्योरी भी फेल हो गई। ओके, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो बेटे इसको मोटे मोटे तौर पर आपको याद रखना है, एक आध पॉइंट इसके ऊपर आ जाते हैं एग्जाम में, सिंपल पॉइंट्स। तो अगर आप थ्योरी को बस आप ध्यान से सुने होगे तो आपको समझ में आ जाए। अब जैसा कि आज के डेट में हम लाइट को पढ़ते हैं, तो क्या मानते हैं बेटा, लाइट का नेचर क्या मानते हैं? तो हम मानते हैं कि लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है। क्यों ऐसा हुआ कि आपने देखा जब न्यूटन ने पार्टिकल माना तो उसके बेसिस पर कुछ फेनोमेना एक्सप्लेन हुआ, कुछ नहीं हो पाया। जब हमने वेव माना उसके बेसिस पर भी कुछ फेनोमेना एक्सप्लेन हुआ, कुछ फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो फिर फाइनली क्या हुआ, लोग इस बात पर राजी हुए, है ना, कि जो लाइट है उसके पास ड्यूअल नेचर है, मतलब पार्टिकल का नेचर भी है और वेव का भी नेचर है ना। सम फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेव, व्हाइल सम फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब जहां जैसी हमारी सुविधा होती है वैसा उसका नेचर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। नेचर पार्टिकल का नेचर सुटेबल है तो पार्टिकल का नेचर मान लिया, वेव का नेचर सुटेबल लगा तो वेव का नेचर मान लिया, ठीक है। तो आ गई आपको मेरी बात समझ में? चलो, तो यहाँ तक की कहानी हमें समझ में आई। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा, तो हम लोग क्या चूंकि ये चैप्टर का नाम है वेव थ्योरी, वेव ऑप्टिक्स है, तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग अपना फोकस वेव नेचर ऑफ लाइट पर लगाएंगे, ठीक है। वेव नेचर ऑफ लाइट यानी जो हमने पढ़ा हाइजीन, ठीक है। तो हाइजीन का प्रिंसिपल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाए। उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है वो टर्म्स। तो एक टर्म है बेटा वेव फ्रंट। ओके, वेव फ्रंट। व्हाट इज दिस वेव फ्रंट? चलो समझते हैं। आपने बचपन में कभी ऐसा जरूर किया होगा कि कभी तालाब के किनारे बैठे और तालाब के किनारे बैठ करके एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को पानी में फेंक दिया। पहले वो तालाब पूरा शांत था, आपने उसमें पत्थर मारा, पत्थर मारने से उस तालाब में हलचल आ गई, और उस हलचल में आप देखोगे कि वो हलचल क्रिएट कहाँ से हुआ था, वो डिस्टरबेंस क्रिएट कहाँ हुआ था। जिस पॉइंट पर आपने
पत्थर मारा, उस पॉइंट पर क्या हुआ, वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ, फिर वो डिस्टरबेंस क्या होता है, आगे बढ़ने लगता है। ये चारों तरफ ये डिस्टरबेंस जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, ये डिस्टरबेंसेस इस तरीके से हर तरफ आगे बढ़ जाता है। ओके, क्लियर है मेरी बात, इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये जो है बेटा क्या था, सोर्स ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस था, और वो पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस से वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ने लगा, है ना, प्रोपगेट होने लगा। तो आप क्या देखोगे, यहाँ से मान लो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ, और उस डिस्टरबेंस की स्पीड क्या थी, v थी, तो v इंटू टी करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब यहाँ से जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ था बेटा वो t टाइम में कितना आगे बढ़ेगा, तो आप बोलोगे v इंटू टी, ओके, v इंटू टी। तो बेटी ऐसा हर डायरेक्शन में ऐसा जाएगा, है ना बेटे, ठीक है, तो ऑल डायरेक्शन में ऐसा जो है आपको आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से डिस्टरबेंस यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, है ना, इस तरीके से, क्लियर, ऐसा। तो आप क्या देखोगे बेटे, आप ये देखोगे कि यहां से चल करके यहां आया, तो कितना पाथ चला, इतना चला, ये पाथ भी सेम है, ये पाथ भी सेम है, ये पाथ भी सेम, ये सारे पाथ क्या है बेटे, सेम है, आपको दिख रहा है अच्छे से, है ना। तो आपने एक टर्म पढ़ा था जब हम वहां पर ये पढ़ रहे थे एसएचएम, है ना, क्लास 11th में जब एसएचएम पढ़ रहे थे, तो आपने पढ़ा था बेटे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन पढ़ा था ना, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन। तो क्या था बेटा रिलेशन वो, तो फेज डिफरेंस होता था 2 पाई बाय लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। तो चूंकि आप देख पा रहे हो कि हर एक के बीच में, हर एक पॉइंट्स के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है बेटा, 0 है ना, इसका भी पाथ उतना ही, इसका भी पाथ उतना ही, इसका भी पाथ उतना ही है, तो हर एक का पाथ सेम है, तो डिफरेंस कहाँ हुआ, नहीं हुआ, 0 हुआ, तो फेज डिफरेंस भी क्या हुआ बेटा, 0। तो इन सभी पॉइंट्स के बीच में ये है ना, इन सारे पॉइंट्स के बीच में फेज में कोई डिफरेंस नहीं है ना बेटे, फेज में डिफरेंस कोई है ही नहीं। तो जैसा कि आपको पता है वेव क्या होता है, वेव क्या होता है बेटा, डिस्टरबेंस जो हम एक मीडियम में प्रोड्यूस करते हैं, किसी मीडियम में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है और वो डिस्टरबेंस फिर आगे बढ़ने लगता है, उसी को तो वेव कहते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा, जब हमने पत्थर मारा उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, यानी वेव प्रोड्यूस हुआ, और वो वेव ट्रेवल करने लगा। जब वो वेव आगे ट्रेवल करता है तो बेटा मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे मीडियम के, है ना, वो सब क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, और सबके सब क्या कर रहे हैं, सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, कि नहीं, सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी पार्टिकल्स हैं बेटे जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, उनको मिलाने वाला जो लोकस है, ठीक है, उनको मिलाने वाला जो लोकस है उसको कहा जाता है वेव फ्रंट, that is known as wave front. So what is the wave front? The locus of all the particles, the locus of all the particles which are oscillating in the same phase, ठीक है, सेम फेज में ऑसिलेट करने वाले सारे पार्टिकल्स का जो लोकस है, यानी मिलाने वाली जो लाइन है, वो सरफेस है, वो क्या कहलाती है, वेव फ्रंट कहलाती है, ठीक है। तो चलो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं वेव फ्रंट को। इसको कहेंगे बेटे द लोकस ऑफ all the points oscillating in the same phase, oscillating in the same phase is called wave front, is called wave front। आ गई मेरी बात समझ में। तो ये वाला जो चीज हो गया, ये वाला जो सरफेस हो गया, वो क्या कहला जाएगा, वेव फ्रंट कहला जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट रे। अब ये रे क्या होता है, अगर आपने एक वेव फ्रंट देख लिया, ठीक है, अगर आपको एक कहीं पर वेव फ्रंट दिख जाता है, अब आप क्या करो, उस वेव फ्रंट पर एक परपेंडिकुलर डाल लो, ठीक है, ओके, एक परपेंडिकुलर डाल लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वो परपेंडिकुलर लाइन ही क्या है बेटा, रे कहलाता है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो चलो, दी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन वेव फ्रंट in forward direction
इज नोन एज रे। अब ये समझ में आया आपको, वेव फ्रंट समझ आ गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब जिस तरफ डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है उस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टरबेंस पैदा हुआ था तो डिस्टरबेंस इस तरफ आगे बढ़ रहा है, तो रे का भी डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, इस तरीके। तो ये सब जो है वो क्या है बेटे, रे का डायरेक्शन है, ठीक है। दे आर द लाइट रे। तो लाइट रे यानी रे वो क्या होते हैं, वेव फ्रंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं वेव फ्रंट के ऊपर। तो वेव फ्रंट और रे आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब हमें ये जानना है बेटे कि ये जो वेव फ्रंट होता है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट को हम लोग 3 कैटेगरी में रखते हैं, 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एक एक करके बात करेंगे, ओके। चलो, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ओके। तो सबसे पहली टाइप होती है बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट कैसे, ये जो हमने टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट लिया है वो शेप के बेसिस पर, मतलब हमारे वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा उस बेसिस पर हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। और वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा ये उस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा सोर्स कैसा है, ठीक है। अगर मान लो लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, ये ओके, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, ऐसा एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, वहां से लाइट क्या होगा बेटा, निकलेगा, एमिट हो रहा है, तो वो लाइट क्या होगा, सभी डायरेक्शन में जाएगा, है ना, है ना, इस पूरे स्पेस में सभी डायरेक्शन में जाएगा, ओके। तो यहां से क्या हुआ, सभी डायरेक्शन में गया। तो आप बताओ बच्चे, आप बताओ कि आपको जैसे कि पता है लाइट क्या होता है, अगर सेम मीडियम है तो सेम स्पीड से चारों डायरेक्शन में जाएगा, है ना, चारों डायरेक्शन में सेम स्पीड से जाएगा। तो यहां से जो वेव निकला था वो क्या है बेटे, v स्पीड से बढ़ा, तो कितना t टाइम में v इंटू टी, इधर भी इधर भी इधर भी, है ना, ऐसे इस तरीके से होगा। तो बताओ आपको ऐसे पॉइंट्स को कवर करने के लिए कैसा सरफेस बनाना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए कैसा सरफेस कवर करना पड़ेगा, मतलब ऐसा सरफेस बनाना है, आप समझ लो, जो कि उसको पूरी तरीके से ढक दे। तो ये पॉइंट सोर्स था, इधर इधर चारों तरफ निकल रहा था, और इसको मुझे क्या करना है, ढकना है, ठीक है, कवर करना है, एनवेलप करना है। तो आप क्या बनाओगे बेटा, ऑब्वियसली आपको स्फेरिकल बनाना पड़ेगा, है ना, स्फेरिकल बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्फेरिकल के हर एक वो जो है क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सेम पाथ पे, सेम पाथ हो जाएगा। सेम पाथ मींस नो डिफरेंस, नो पाथ डिफरेंस, नो पाथ डिफरेंस मींस नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस मींस ऑल आर इन द सेम फेज, ठीक है। तो हो गया भाई, बन गया वेव फ्रंट, ठीक है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा बेटा, जब आपका सोर्स ऑफ लाइट कैसा है, पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि इफ सोर्स ऑफ लाइट is a point source, then obtained wavefront is called spherical wavefront, ओके। तो आपको समझ में आ गया बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, ओके। अच्छा, कुछ और चीजें होती है जिसको आपको समझना जरूरी है स्फेरिकल वेव फ्रंट के केस में। जैसे कि मैं मान लूं, है ना, ये मान लो बेटा सोर्स था, ठीक है, तो इसका पावर कितना था, P, हर एक सोर्स का। जैसे कि एक बल्ब ही है, तो बल्ब का क्या होता है बेटा, पावर होता है ना, ओके, ये बात समझ में आ गई। अब आप याद करो बेटा, हमने एक टर्म पढ़ा था क्लास 11th में, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होता था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है बेटा, पावर होता है, पावर अपॉन एरिया, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, पावर अपॉन एरिया होता है, ओके। तो ये जो पावर है, तो हमने एक सोर्स ले लिया तो उसका पावर तो कांस्टेंट है, इसी पॉइंट का, यानी इसी सोर्स का लाइट यहाँ भी पहुंच रहा है, यहाँ भी पहुंच रहा है, यहाँ भी पहुंच रहा है ना। मैं छोटा स्फेयर बनाऊंगा, वहां पर भी उसी
वही सोर्स है उसके लिए भी बड़ा बनाऊंगा, उसके लिए भी सोर्स वही है, और बड़ा बनाऊंगा उसके लिए भी सोर्स वही है, तो पावर क्या हो रहा है बेटा, कांस्टेंट हो रहा है। तो इंटेंसिटी जो है वो आपको क्या दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया दिख रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया दिख रहा है। ओके, अब बताओ बेटा, अगर मैं आर डिस्टेंस पे चले जाता हूँ, आर डिस्टेंस पर, तो कितना बड़ा एरिया बनेगा। तो स्फेयर है बेटा, स्फेयर का एरिया क्या होता है, 1/4πr²। ठीक है, देयरफॉर आपको यहां से बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इंटेंसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी जो होता है, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट के केस में इंटेंसिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी पॉइंट सोर्स के केस में, इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स, इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी कैसे वेरी करता है, अगर आपसे पूछे तो बोलना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कैसे आया ये समझ में आया। और एक चीज याद करो, जब आपने एसएचएम पढ़ा होगा तो वहां पर हमने सीखा था कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और इंटेंसिटी यहां से आपको क्या दिख रहा है बेटा, 1/r² दिख रहा है। तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, 1/r हो जाएगा क्या। तो पॉइंट सोर्स के केस में इंटेंसिटी कैसे वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे दूर जाएंगे इंटेंसिटी भी घटेगा और एम्पलीट्यूड भी घटेगा। क्लियर है, ये चीजें आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट, स्फेरिकल वेवफ्रंट के बाद सेकेंड कहलाता है बेटा सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। ओके, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। अब देखो ये सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट क्या होता है ना, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट क्या होता है, इस चीज को देखें तो बच्चों, अगर मान लो हमने एक लीनियर सोर्स ले लिया, ठीक है, ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, तो इससे लाइट क्या होगा बेटा, वैसे ही चारों तरफ निकलेगा, इस तरह है ना, ऐसे करके ऐसे चारों तरफ निकलेगा। ओके ओके बच्चों, तो आप सोचो इसको कवर करना है ना, ये लीनियर सोर्स है ऐसा, ठीक है, तो इससे लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, है ना, इस तरीके से जाएगी। तो आप मान लो है ना, एक t टाइम के बाद की बात करते हो, तो v इंटू टी एक डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस चारों तरफ होगा बेटा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, है ना, ऐसा, ठीक है, v इंटू टी, तो v इंटू टी इधर भी, v इंटू टी इधर भी, v इंटू टी इधर भी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके, सिमिलरली है, ऐसा हो जाएगा। तो आप सोचो बेटा, इसको कवर करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसको कवर करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा। देखो ये कैसा शेप दिख रहा है आपको, सिलेंडर दिख रहा है क्या, है ना बच्चे, क्या बनाना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल शेप बनाना पड़ेगा। यानी एक सिलेंडर का कोई भी यहाँ से डिस्टेंस लोगे तो बेटा सेम ही आएगा ना, सेम पाथ हो गया, नो डिफरेंस, नो पाथ डिफरेंस, यानी नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस मीन सेम फेज, और सेम फेज में ऑसिलेट करने वाले सारे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं बेटा, उसको एक शेप सरफेस बना लो, है ना, ज्वाइन करते हुए सरफेस बना लो, वही तो आपका वेव फ्रंट होता है। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट आपको दिखेगा वो किस टाइप का दिखेगा बेटा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट दिखेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, तो आप बोलोगे बेटा अगर सोर्स हमारा लीनियर सोर्स है, ठीक है, तो हमारा वेव फ्रंट कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो इफ source of light is a linear source, then wavefront is called cylindrical wavefront, okay, cylindrical wavefront। आ गई मेरी हमें बात समझ में, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा शेप कैसा होगा, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारा सोर्स कैसा है, ठीक है, सोर्स का शेप कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है। सोर्स अगर पॉइंट सोर्स हुआ तो कैसा वेवफ्रंट मिलेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट मिलेगा, और अगर लीनियर हुआ तो कैसा वेवफ्रंट मिलेगा, तो सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं बेटे,
तो मान लो इसका पावर क्या है बेटा, P है, तो वो ये पूरे सरफेस पर फैल जाएगा, पूरे सरफेस पर। तो इसका सरफेस एरिया आपको जैसा कि पता है ना। तो चूंकि I बराबर क्या होता है, पावर अपॉन एरिया होता है, एरिया हो जाएगा आपको इसका 2 पाई r इंटू एल। यहाँ से दूरी अगर r रेडियस हो और इसकी लंबाई क्या हो, l हो, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई r l। बाकी चीजें क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो I क्या हो जाएगा 1 बाय r। तो इन केस ऑफ लीनियर सोर्स है ना, इंटेंसिटी का जो वेरिएशन होता है डिस्टेंस के साथ वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और चूंकि इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, 1 बाय रूट r। ठीक है, एम्पलीट्यूड और इसके बीच में ये क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, इस तरीके से। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के केस में भी आपने देख लिया। ओके, अब सोचो बेटे कि अगर मान लो एक पॉइंट सोर्स है यहां पर है और हम इससे बहुत दूर चले गए, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चले गए। ठीक है, ध्यान से समझना है ना, एक पॉइंट सोर्स है, वहां से हम इनफाइनाइट डिस्टेंस चले गए, तो क्या होगा बेटा, एक बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा, है कि नहीं, एक बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा। और एक बड़े से स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, जैसे कि हमारा अर्थ। अर्थ क्या है बेटा, एक ह्यूज स्फीयर है। ठीक है, क्या है, बहुत बड़ा स्फीयर है, लेकिन हम जिस हिस्से में रहते हैं, हम जिस इलाके में रहते हैं, वो इलाका कैसा दिखता है आपको, प्लेन दिखता है। हमको वो स्फीयर दिखाई देता है क्या, वो कर्व दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम लोग एक स्मॉल हिस्से पर है, एक छोटे से हिस्से पर है, वो छोटा हिस्सा कैसा दिखता है, प्लेन दिखाई देता है। ओके, सिमिलरली बेटा अगर एक लीनियर सोर्स है और लीनियर सोर्स से वैसे ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं, तो बहुत बड़ा सिलेंडर मिलेगा। तो उस सिलेंडर का भी जो छोटा हिस्सा होगा बेटा, वो भी कैसा दिखाएगा हमें, प्लेन के जैसा दिखेगा। ओके बेटे, तो यहां से जन्म होता है एक अलग प्रकार का वेव फ्रंट कहते हैं हम लोग, उसको कहा जाता है बेटा प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। तो तीसरा टाइप का वेव फ्रंट है, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। 3 प्रकार के वेव फ्रंट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है बेटा, इसका सोर्स क्या हुआ, कुछ भी सोर्स रहे, है वो कहां पर, इंफिनिटी पर। तो जो सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, इंफिनिटी पर होते हैं, उसका जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है बेटा, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसको हम लोग कह लेंगे, इफ सोर्स ऑफ लाइट इज एट इंफिनिटी, लाइट इज एट इंफिनिटी, देन द वेव फ्रंट इज कॉल्ड, वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है बेटा, तो प्लेन वेव फ्रंट कैसा दिखेगा बच्चे, प्लेन वेव फ्रंट कैसा दिखेगा आपको, तो ये दिखेगा आपको प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, इस तरीके का। और इसका रे कैसा होगा बेटा, ये हुआ रे। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है। ओके, तो आप वेव फ्रंट को अगर आपको डायरेक्टली शेप दिया हुआ है तब तो आप समझ ही सकते हो। तीनों का सबसे पहली बात तो ये तो समझ गए कि सोर्स कैसा होना चाहिए। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पॉइंट सोर्स। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लीनियर सोर्स। और प्लेन वेव फ्रंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोर्स एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर मतलब आपको सोर्स दिया हुआ है तब तो आप ऐसे पहचान ही लोगे, लेकिन अगर दूसरे तरीके से हमें पहचानना हो कि हमारा वेव फ्रंट कैसा है, तो एक और जुगाड़ लगा सकते, तरीका लगा सकते हैं। सी, जैसे कि आपने देखा कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के केस में, है ना बेटे, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के केस में ये देखो, लाइट की रे इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो इस तरीके के आएंगे, आएंगे कि नहीं। ओके बच्चों, तो आप क्या देख रहे हो, इसमें जो रेज है, ये जो वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर डालते हो उसी को आप रे बोलते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सब के सब क्या है बेटे, रेज हैं। तो ये रे किस टाइप के दिख रहे हैं बेटे, तो डाइवर्जिंग रेज दिख रहे हैं ना, डाइवर्ज करता हुआ रेज दिख रहा है। ओके, तो अगर आपको रेज डाइवर्जिंग दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि वेव फ्रंट कैसा है बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। समझ जाओगे कि नहीं, स्फेरिकल वेव फ्रंट को शो कर रहा है ये, है ना। अगर रेज डाइवर्जिंग हो रहा है तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट को शो कर रहा है।
और सोर्स कैसा शो कर रहा है, पॉइंट सोर्स है, तुरंत अपने दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। ओके, क्लियर है। सिमिलरली बेटा अगर मान लो ये रेज इस तरीके से पैरेलल है, रेज जो है वो इस तरीके से पैरेलल है, तो ये किस चीज को शो करेगा, तो रे के परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, वेव फ्रंट। तो रे के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट डालोगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये कैसा है बेटा, प्लेन है ना, ये प्लेन वेव फ्रंट है। तो अगर पैरेलल रेज रहे तो समझ जाना प्लेन वेव फ्रंट है, अगर इस तरीके से डाइवर्जिंग रेज है तो आप समझ जाना स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ओके, क्लियर है। तो ये चीजें हमें बताती है। ओके, तो चीजों को हम लोग वेव फ्रंट के रूप में भी देख सकते हैं, मतलब लाइट को वेव फ्रंट के रूप में भी देख सकते हैं और रेज के रूप में भी देख सकते हैं। तो पूरे रे ऑप्टिक्स में हमने इसको कैसे देखा, रे के रूप में देखा, वेव फ्रंट को हमने इग्नोर किया, ठीक है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो वेव फ्रंट को देख रहे हैं, ठीक है। हमें रे के बारे में बहुत अच्छे से पता है, रे कैसे कैसे बिहेव करेगा, लेंस में कैसे बिहेव करेगा, मिरर में कैसे बिहेव करेगा, प्रिज्म में कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन यही चीजें अगर हमें वेव फ्रंट के साथ करने देगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है बेटे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट, इसे सीखते हैं। तो जैसे कि मान लो, पहले रिफ्लेक्शन की बात करता हूं। ये मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक वेव फ्रंट मान लो इस तरीके से टकराया, ठीक है। एक प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से टकराया, ए बी, है ना, ऐसा टकराया, और आपको बोलते हैं कि बताओ इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। तो सबसे पहला काम जो आप करना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल लेना, ठीक है। ऐसा करके हमने परपेंडिकुलर डाल लिया। तो हमको पता है बेटा परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो उस पर क्या काम करती है, रेस का काम करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, इंसिडेंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ, और ये क्या हो गया बेटा, इंसिडेंट रे हो गया। अब आपको इंसिडेंट रे मिल गया और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये नॉर्मल हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, है कि नहीं, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटे अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, दिस इज 90 माइनस आई, एंड इफ दिस इज 90 माइनस आई, दिस इज आई, ठीक है। ओके, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका। तो आपको बोलेगा कि ये एक वेव फ्रंट है जो इतने एंगल पर सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, तो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये टकरा करके कैसे जाएगा ये हमें देखना है ना, ये टकरा करके कैसे जाएगा इस चीज को देखना है। तो आप क्या करो बेटे, एक और लाइट रे ऐसे डाल दो, कितने भी डाल सकते हैं ना अपन, कितने भी डाल सकते हैं। तो आप सोचो बेटे ये टकरा करके कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए ना, आगे मेरी बात समझ में, ये टकरा करके कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ओके। और सिमिलरली ये वाला जो रे है उसको यहां से टकरा के कैसे जाना चाहिए, है ना, उसको भी इस तरीके से जाना चाहिए, ओके। क्लियर है मेरी बात। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो फाइनली आप देख पा रहे हो कि रेज इस तरीके से टकरा के जा रहे हैं और जो वेव फ्रंट होते हैं वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये रे ऐसे आई और टकरा करके ऐसे चली जाएगी, है ना। तो ये देखो, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो चूंकि आपको रिफ्लेक्शन रे के बेसिस पर आता है, तो आपको न्यूमेरिकल मतलब एग्जाम क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, आपको दिया रहेगा कि हाँ भाई ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो बताओ कौन रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे हो जाएगी शेप, तो ये दिखा देना है आपको, ये जो भी ऑप्शन में रहेंगे उसको मार देना है। रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ओके, गॉट दिस। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ये हमने देखा प्लेन मिरर पर, ठीक है, मिरर और भी हमने कई प्रकार के देखे। तो सपोज एक कनकेव मिरर है ना बेटे, कनकेव मिरर है,
और उस कनकेव मिरर पर एक वेव फ्रंट, कैसा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। तो आपको अच्छे से पता है बेटा, प्लेन वेव फ्रंट से लाइट रे जो आएगी वो कैसी आएगी बेटा, पैरेलल, है ना। ये वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ओके, तो रेस कैसे पड़े बेटा, पैरेलल पड़े। तो आपको पता है कि पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, फोकस पे मिलते हैं। तो रे इस तरीके से आएगा। तो सोचो वेव फ्रंट कैसा होगा बेटा, अभी देखो वेव फ्रंट ये कैसा हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो आपका वेव फ्रंट कैसा जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है कि नहीं। वेव फ्रंट देखो अभी कैसा हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया, है कि नहीं। आ रही मेरी बात समझ में। तो आपने प्लेन वेव फ्रंट डाला था, रिफ्लेक्शन के बाद कैसा हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। ओके, गॉट दिस, ठीक है। सिमिलरली बेटे, सिमिलरली अगर आप कन्वेक्स मिरर ले लोगे, कन्वेक्स, तो आप उसको रे के रूप में सोचो, है ना, तब आपके लिए आसानी रहेगा। तो हमने अगर कन्वेक्स सरफेस ले लिया, तो इस पर हम अगर ये प्लेन वेव फ्रंट डालेंगे तो रेस यूं आएगी पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसा आपको पता है, रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता है बेटा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो दिस टाइम अगेन दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना। अगेन दिस टाइम दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस तरीके से जाएगा। अब अगर मैं प्रिज्म में बात करूं बेटे, तो प्रिज्म में क्या होगा, बहुत सारे आप एग्जांपल्स ले सकते हो। चलो प्रिज्म की बात करते हैं। इन प्रिज्म तो आपको पता है बच्चे कि अगर मान लो एक वेव फ्रंट को मैं इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराता हूँ, तो रे कैसा हो जाएगा, ये हो गया आपका रे। आपको पता है बेटे टकराने के बाद ये कैसे आती है, इस तरीके से आती है, ठीक है। तो और भी कुछ ले लो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमर्जेंट वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस विल बी इमर्जेंट वेव फ्रंट, सिंपल, है ना। इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस इज इमर्जेंट वेव फ्रंट। ओके, क्लियर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अपने को। लेंस के बारे में बात करें, है ना, लेंस के बारे में तो क्या होगा, मान लो हमने कन्वेक्स लेंस लिया और कन्वेक्स लेंस के ऊपर हमने एक प्लेन वेव फ्रंट डाला। तो अगेन क्या होगा बेटा, इस पर रेस कैसे पड़ेंगे, और ये रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जाती है बेटा, फोकस पे। ये ऐसा और ये ऐसा चल देगा। तो देखो वेव फ्रंट कैसा हो गया बेटा, अगेन स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, है ना। अगेन क्या हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। कनकेव लेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट लिया, ये जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट कैसा दिख रहा है आपको, अगेन स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। आपको बस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, ओके, सोचना है कि शेप कैसा होगा। तो आप इस तरीके से सभी कर सकते हो, ओके, क्लियर है, ठीक है भाई। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमें समझ में आया कि वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे करना है, ओके, क्लियर है ना। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक की कहानी हो गई। तो बेटे आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और नई चीजें सीखेंगे, ओके, बाय बाय।